दो तारीखें बहुत महत्वपूर्ण हैं, 30 अक्टूबर और 6 दिसंबर। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि 30 अक्टूबर को क्या गोली चलना निश्चित थे या वो सत्तारूढ़ राजनीति के अंतर्द्वंद का नतीजा था जो कार सेवकों पे गोलियां चल गई? देखिए, 30 अक्टूबर की स्थिति तो एक ऐसी थी कि एक मोमेंट पर गोली चलाना लगभग अनिवार्य सा हो गया था। अनिवार्य? हाँ, क्योंकि कोर्ट के आदेश थे ढांचे की सुरक्षा के लिए। मुलायम सिंह यादव की उत्तर प्रदेश में सरकार थी, उसने ये कहा था कि वहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता, और परिंदा भी पर नहीं मार सकता, इसका इतना प्रचार हुआ था कि अयोध्या की लगभग किलेबंदी कर दी गई थी। सारी ट्रेनें रद्द थीं, राजमार्ग बंद थे, आने जाने के साधन नहीं थे। 7 रोज पहले से पूरे उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू था और उत्तर प्रदेश की सीमाएं जिन राज्यों से जुड़ी हुई थी उनको सील कर दिया गया था। देवरिया में जहां आडवाणी जी की रथ यात्रा आनी थी उत्तर प्रदेश में, वहां एक लंबी लगभग 50 मीटर की खाई खोद दी गई थी ताकि कोई वाहन ना आ सके। इतनी तैयारी थी। इसके बाद कार सेवकों का एक जत्था सारे इंतज़ाम को ध्वस्त करता हुआ गुंबद पर चढ़ जाता है और गुंबद को तोड़ना शुरू करता है, वहाँ पर झंडा लगा देता है। उसके बाद उनको किसी तरह उतारा जाता है तो वो बाहरी दीवार गिरा देते हैं, उसके जंगले निकाल देते हैं, खिड़कियाँ निकाल देती हैं। ये इसके फोटोग्राफ्स आए नहीं, बहुत कम आए, मेरी किताब में है। और चूँकि उस समय मुलायम सिंह जी ने ये स्टैंड लिया था, इसलिए उन्होंने भी इसको रातों रात मरम्मत कराई आर्मी की मदद से। तो वो कार सेवकों ने कानून अपने हाथ में ले लिया था। सरकार का जो निश्चय था, एक तरफ सरकार का ऐलान था कि परिंदा पर नहीं मारेगा, दूसरी तरफ कार सेवकों का ऐलान था कार सेवा होगी, ऐसे में गोली चली। तो मैं 30 अक्टूबर की गोली को तो मैं समझता हूं कि गोली चलाना के अलावा कोई चारा नहीं था प्रशासन के पास, पर 2 नवंबर की जो गोलीकांड था वो गैर जरूरी था और वो केवल और केवल अहंकार के लिए था, अपने अहम के लिए था। और वो केवल जो विश्वनाथ प्रताप सिंह और मुलायम सिंह यादव के बीच सेकुलरिज्म की लड़ाई थी कि कौन होगा सेकुलरिज्म का चैंपियन, ये उस वजह से गोली चली। एमन जी, ये तो बात हुई 30 अक्टूबर और 2 नवंबर की, लेकिन जो 6 दिसंबर का वाकया था जिसपे सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से आश्वासन भी था, ये क्यों हुआ? आपको लगता है कि जो लोग मौजूद थे कॉम्प्लिसिट थे? देखिए, ये थोड़ा ये धोखे का मामला है। धोखा इस संदर्भ में कि नरसिम्हा राव को धोखा भारतीय जनता पार्टी ने दिया, भारतीय जनता पार्टी को धोखा बजरंग ने दे दिया और शिवसेना ने दिया। यह लगभग तैयारी हो चुकी थी। मुझे मालूम है कि किन लोगों ने बात की थी। आखिरी बात रज्जू भैया और नरसिम्हा राव की हुई थी। नरसिम्हा राव पर उनकी पार्टी के जो नेता थे, शरद पवार और अर्जुन सिंह, उनका भयानक जबरदस्त दबाव था कि उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह सरकार को बर्खास्त करके 356 लगाया जाए और केंद्र अपने हाथ में उत्तर प्रदेश के शासन की बागडोर ले, नहीं तो वो ढांचा ढहा दिया जाएगा। तभी बाल ठाकरे कहते थे माय बॉयज डिड इट, माय बॉयज डिड इट। लेकिन नरसिम्हा राव ये चाहते नहीं थे और अंतिम रिपोर्ट जो राज्यपाल बी सत्यनारायण रेड्डी की गई, आप जानते हैं कि उनका बैकग्राउंड भी कोई संघ का नहीं था, उनका बैकग्राउंड कोई सोशलिस्ट बैकग्राउंड के आदमी थे, वो कांग्रेसी भी नहीं थे, सोशलिस्ट बैकग्राउंड के आदमी थे और बाद में तेलुगु देशम में चले गए थे। उन्होंने ये कहा कि अयोध्या में, वो रिपोर्ट मैंने देखी, वो बाद में उन्होंने भारत सरकार के श्वेत पत्र में उसको, जो अयोध्या का वाइट पेपर है उसमें छापा भी है कि सब कुछ ठीक है और सब कुछ नियंत्रण में है, इन लोगों ने आश्वासन दिया है और ढांचे को कोई नुकसान नहीं होगा, तो इसलिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब नरसिम्हा राव उससे आगे नहीं बढ़ सकते थे। 6 दिसंबर को मौके पर जाने से पहले लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, अशोक सिंघल जी और विनय कटियार, ये चारों लोग ढांचे से कोई 700 मीटर दूर विनय कटियार के घर पर पहले नाश्ता करने आए। उस नाश्ते के दौरान ही नरसिम्हा राव का फ़ोन आता है उनके पास। उन दिनों मोबाइल फ़ोन थे नहीं, तो भी उस वक्त भी विनय कटियार नरसिम्हा राव को ये भरोसा देते हैं कि हम लोगों ने तय किया है प्रतीकात्मक कार सेवा होगी, वहाँ तक कोई जाएगा नहीं। ढांचे से 500 मीटर दूर बालू और जल डाल के
प्रतीकात्मक कार सेवा होगी और सब कुछ नियंत्रण में, आप चिंता मत कीजिए। तो नरसिम्हा जी उतना सुन के अपना पूजा पाठ में लग गए। ये लोग जब गए तो मैं मौके पर मौजूद था। कार सेवकों का के एक तरफ से ऐसा लग रहा था कि वो लोग बिल्कुल आक्रामक हैं और कुछ भी करने पर उतारू हैं। उसमें बजरंग दल के लोग थे। मुझे ऐसा लगता है कि उसमें विनय कटियार की भूमिका थी, जो पार्टी के लोगों को मालूम नहीं था। और बाद में कल्याण सिंह भी इस बात से नाराज थे। अगर ये पूर्व नियोजित होता तो कल्याण सिंह को भी पता होता। कल्याण सिंह ने मुझे इंटरव्यू में कहा कि अगर ये धोखा देना था तो मुझे ही बता देते, मैं भी पहले से तैयार रहता, इस्तीफा लेके देखता, मैं झूठी गवाही न देता, मैं कोर्ट में झूठा हलफनामा न देता, मैं नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल में झूठा वायदा न करता, मैं भी अपना गोल गोल बात करता।